जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हाल ही में श्री अमरनाथ जी यात्रा से घर लौट आया हूँ। मेरा यात्रा का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ ताकि आप जब भी श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाएंगे तो आपकी यात्रा काफी आसान हो जाएगी। यह वीडियो लंबा होने वाला है, शायद आप पूरा न देखें, इसलिए श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले ही बता देता हूँ। अगर आप घोड़े से जाने का मन बना चुके हैं तो साथ में सामान्य से ज्यादा पैसा रखें। घोड़े वाले मनमानी किराया वसूलते हैं। यात्रा में 2 से 3 दिन ज्यादा रखें। BSNL का यात्री सिम अवश्य लें। टेंट वालों से किराए की पर्ची लेकर अपने पास रखें। टेंट का नंबर याद रखें। सभी टेंट एक जैसे ही होते हैं, ढूंढने में दिक्कत आती है। मौसम खराब होने पर यात्रा रोक दी जाती है। खुद भी हौसला रखें और कमजोर साथियों को हिम्मत दें। मैं साथ में 10,000 कैश लेकर गया था। मेरा अकेले का जम्मू से जम्मू तक श्री अमरनाथ जी यात्रा और माँ वैष्णो देवी पैदल चढ़ाई करने के बाद 6,000 खर्चा हुआ। जम्मू से जम्मू तक मुझे पहलगाम मार्ग से यात्रा पूरी करने में 8 दिन लगे। आखिरी दिन मैंने माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए। जय बाबा बर्फानी। मेरा यात्रा परमिट पहलगाम मार्ग से 3 जुलाई का था। मैंने यात्रा का परफेक्ट प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। मैं 1 जुलाई को मेरे एक दोस्त के साथ ट्रेन से जम्मू पहुंच गया। सुबह 10 बजे मेरी ट्रेन जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंची। मैं तुरंत स्टेशन के बाहर आया। टिकट काउंटर के पास ही टूरिस्ट रिसेप्शन काउंटर बनाया गया था। यहाँ से यात्रा के लिए अनिवार्य RFID टैग मिल रहा था। मैंने यहाँ से RFID टैग आधार कार्ड दिखाकर प्राप्त किया और स्टेशन के बाहर से कटरा बस स्टैंड के पास से ही मुझे भगवती नगर जाने के लिए बस मिल गई। बस का किराया 30 रुपए लगा। भगवती नगर बेस कैंप में पहुंचकर सीधे लाइन में लग गया। बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। 2 घंटे के इंतजार के बाद बैग और परमिट चेकिंग के बाद कैंप में एंट्री मिली। एंट्री करते ही मैं पहले बस टिकट लाइन में लग गया। यहाँ सिर्फ सेमी डिलक्स बस का टिकट उपलब्ध था। पहलगाम बस का किराया 404 था। मुझे और मेरे दोस्त को टिकट मिल गया। बस का नंबर P10 था और सीट नंबर 1 और 2 था। रात 2 बजे बस के पास पहुंचना था। कैंप में AC हॉल में रुकने का 50 रुपए किराया था। गद्दे, पिलो, बेडशीट 35 रुपए किराए पर मिल रहा था। 200 रुपए डिपॉजिट देना पड़ा। कैंप के भीतर ही लंगर में खाना खाया और हॉल में जाकर विश्राम किया। एक बड़ा बैग क्लॉक रूम में रख दिया। एक बैग का 1 दिन का किराया 20 रुपए था। रात 2 बजे हम बस के पास पहुंच गए। बेस कैंप के पास ही एक मैदान में सभी बसें खड़ी थी। मेरी P10 नंबर की बस ढूंढने में मुझे आधे घंटे से ज्यादा का समय लगा। सुबह 5 बजे पहले बालटाल रूट की बसें एक एक कर छोड़ी गई। बाद में पहलगाम रूट की बसें कॉन्वॉय के साथ छोड़ी गई। यह जम्मू कश्मीर की रोडवेज की बस थी। हमारे बस ड्राइवर सरदार जी थे। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, उन पर ऊंचे स्थान पर बने घर एक के बाद एक नजर आ रहे थे। साथ ही बहती नदियां मन मोह ले रही थी। 10 बजे के करीब एक भंडारे पर हमारा काफिला रोका गया। खाना खाने के लिए आधे घंटे का समय दिया गया। सभी गाड़ियां एक साथ ही रोक दी गई थी। सभी यात्री भंडारे के सामने खाना खाने के लिए लाइन में लग गए। खाना खत्म कर हम बस के पास पहुंच गए और आगे का सफर शुरू हुआ। सरदार जी ने कॉन्वॉय के पीछे ही बस लगा दी। बस एक नंबर पर चल रही थी। आगे आर्मी की गाड़ियां चल रही थी और पीछे पीछे हमारी बस। दोपहर 3 बजे हम पहलगाम बेस कैंप पहुंच चुके थे। आज तारीख 2 जुलाई थी। पहलगाम बेस कैंप में कॉट वाले टेंट में एक कॉट का 350 किराया पे किया। एक ही जगह बहुत सारे टॉयलेट और बाथरूम बनाए गए थे। कई को अंदर से कुंडी नहीं थी, हाथ से पकड़कर बैठना पड़ता था। यहाँ नहाने के लिए गर्म पानी की बाल्टी 50 रुपए में मिल रही थी। यहाँ बहुत सारे भंडारे लगाए गए थे। लोग अपनी अपनी पसंद अनुसार जहाँ अच्छा लगा वहाँ खाना खा रहे थे। हमने भी भंडारे में भोजन का स्वाद लिया और टेंट में विश्राम करने चले गए। जम्मू से यहाँ कम गर्मी थी। सूरज ढलने के बाद हल्की सी ठंड महसूस होने लगी थी। सुबह 6 बजे हम चंदनवारी जाने के लिए लाइन में लग गए। हमारे पहुंचने से पहले लंबी लाइन लग चुकी थी। आज तारीख 3 जुलाई थी। बहुत सारी टैक्सियां खड़ी थी। एक तवेरा में हम बैठ गए।
चंदनवारी जाने का प्रति व्यक्ति 150 रुपए किराया देना पड़ा। पहलगाम से चंदनवारी की दूरी 16 किलोमीटर है। आधे घंटे में हम चंदनवारी पहुंच गए। यहाँ भी लंबी लाइन लगी थी। यहाँ चेक पोस्ट पार करने में 1 घंटे का समय लगा। यात्रा परमिट की एक साइड काटकर यहाँ पर देनी पड़ी। चंदनवारी चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद भंडारे लगते हैं। हमने खाली पेट ही चढ़ाई करना मुनासिब समझा। चंदनवारी से चढ़ाई की शुरुआत होती है। घोड़े वाले चंदनवारी से शेषनाग तक घोड़े का किराया 1950 लेते हैं। हमने पूरी अमरनाथ यात्रा पैदल करने ही ठान ली थी। पहला पड़ाव हमारा शेषनाग था। चंदनवारी से शेषनाग की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। जहाँ भी नजर घुमाओ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आते थे। साथ ही एक नदी बहती दिख रही थी। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद पूरे अमरनाथ यात्रा में सबसे कठिन और सीधी पिस्सू टॉप की चढ़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। कई यात्री जो घर से सोचकर आते हैं कि हम पूरी यात्रा पैदल ही करेंगे, इस चोटी को देखते ही ढेर हो जाते हैं। जरा सा चढ़ते ही घोड़े वालों से मोलभाव करते दिखते हैं। जम्मू जैसे ही तेज धूप यहाँ पर भी थी। पिस्सू टॉप की चढ़ाई अगर आपने बिन दिक्कत पार कर ली तो समझो आगे पैदल यात्रा करने में सक्षम हो। धीरे धीरे एक एक चढ़ाई पार कर हम पिस्सू टॉप पर पहुंच गए। सामने ही तिरंगा बड़ी शान से लहराता दिख रहा था। तिरंगे को सैल्यूट कर आगे बढ़े। यहाँ भी भंडारे लगे थे। हमने पहलगाम में कुछ भी खाया पिया नहीं था, इसलिए पिस्सू टॉप के भंडारे में हल्का फुल्का नाश्ता किया। कुछ देर रुकने के बाद आगे बढ़ गए। आगे का रास्ता थोड़ा आसान नजर आ रहा था। बीच बीच में चढ़ाई आती रहती थी। प्रकृति के अनोखे नजारे देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ जगह पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद एक और कठिन चढ़ाई की शुरुआत हो गई। पिस्सू टॉप इतनी कठिन तो नहीं थी, फिर भी धूप के कारण ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी और पसीना भी छूट रहा था। घोड़ों की वजह से पूरे यात्रा मार्ग पर धूल ही धूल छाई हुई थी। सभी यात्रियों के चेहरे का नक्शा ही बदल गया था। कुछ ऐसे नजारे देखकर थकावट कुछ पल के लिए भाग जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता हमने ये भी चढ़ाई पार कर ली। आगे का रास्ता आसान लग रहा था। कुछ ही समय में हम शेषनाग झील के पास पहुंच गए। शेषनाग झील का खूबसूरत दृश्य आपके सामने है। कहा जाता है भोलेनाथ जी ने शेषनाग को इसी झील में छोड़ दिया था और आगे अमरनाथ की ओर बढ़ गए थे। इस तरह के दृश्य आपको बालटाल मार्ग से देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर चलने के बाद शेषनाग का एक चेकिंग पॉइंट आता है। यहाँ यात्रियों की गिनती की जाती है और आगे जाने दिया जाता है। यह स्थान किसी जन्नत से कम नहीं है। यही से शेषनाग बेस कैंप नजर आता है। अगर आपको आज ही के दिन पंचतरनी जाना है तो 2 बजे से पहले शेषनाग का गेट क्रॉस करना होता है। 2 बजे के बाद पंचतरनी जाने का गेट बंद कर दिया जाता है। हमें तो आज 3 जुलाई को शेषनाग में ही रुकना था। 3:30 बजे हम शेषनाग बेस कैंप के एंट्री गेट पर पहुंच चुके थे। यहाँ हमें कॉट वाले टेंट में एक कॉट का 600 किराया देना पड़ा। शेषनाग का खूबसूरत नजारा देखना नहीं चाहोगे। यहाँ पहलगाम से ज्यादा ठंड थी। नहाने के लिए गर्म पानी की बाल्टी 100 रुपए में मिल रही थी। शेषनाग में भंडारे में खाना खाने के बाद टेंट में सो गए। सुबह 6 बजे के करीब पंचतरनी की तरफ चलना शुरू किया। शेषनाग से पंचतरनी की दूरी लगभग 14 किलोमीटर होगी। आज तारीख 4 जुलाई थी। खूबसूरत नजारे का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद एक और कठिन चढ़ाई आई। गणेश टॉप की चढ़ाई पार करने में काफी कठिनाई महसूस हो रही थी। एक एक कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए हमने गणेश टॉप की चढ़ाई पार कर ली। यहाँ के नजारे काफी खूबसूरत थे। पहाड़ियों पर सफेद बर्फ दिख रही थी, लेकिन निचले भाग में जमीन पर कहीं भी बर्फ नहीं दिख रही थी। आगे का रास्ता आसान दिख रहा था। पूरी ढलान ही नजर आ रही थी। दूर दूर तक कहीं चढ़ाई नजर नहीं आ रही थी। बस ऊंचे ऊंचे विशाल खूबसूरत पहाड़ सामने दिख रहे थे। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद हम पोशपत्री के शाही भंडारे के पास पहुंच गए। भंडारे में एंट्री करने से पहले मसाज सेंटर नजर आया, जहां पर फ्री में आप चेयर में बैठकर पैरों को मसाज दे सकते हैं। किसी अमीर की शादी में जो पकवान होते हैं वो सब किसी दुर्गम इलाके में उपलब्ध कराना किसी अजूबे से कम नहीं है। लेकिन पूरे यात्रा मार्ग की एक खासियत है, यहाँ ज्यादा भूख नहीं लगती है। आप हमेशा की तरह ज्यादा खा नहीं पाओगे। पोशपत्री से आगे आसान रास्ता था।
हेलीकॉप्टर दिखने लगे थे, मतलब हम पंचतरणी के नजदीक थे। अभी हम पंचतरणी के बेस कैंप के नजदीक पहुंच चुके थे। एक नदी नजर आने लगी है। नदी के सूखे पात्र में सीमेंट का रास्ता बनाया गया है। नदी के पास रुककर कुछ खूबसूरत नजारे देख लेते हैं। ब्रिज क्रॉस कर हम पंचतरणी बेस कैंप की ओर बढ़े। अगर आपको आज ही के दिन पंचतरणी से गुफा की तरफ जाना है तो दोपहर 3 बजे से पहले गेट क्रॉस करना होता है। 3 बजे के बाद गेट बंद कर दिया जाता है। बेस कैंप में एंट्री करते ही भंडारे नजर आते हैं। कैंप के पास ही हेलीपैड बनाया गया है। पंचतरणी में हमने कॉट वाले टेंट में 700 में कॉट लिया। यहाँ से गुफा मात्र 6 किलोमीटर दूर है। हम कल सुबह गुफा की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। यहाँ रात से ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सुबह लाउडस्पीकर पर अनाउंस कर दिया गया, मौसम खराब होने के कारण यात्रा को रोक दिया गया है। अभी तक हमें पंचतरणी तक कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। टेंट में ही बैठे रहे। 2 बजे मौसम साफ हो गया और हमें आगे जाने की इजाजत दी गई। आज तारीख 5 जुलाई थी। मेरा प्लान आज ही बाबा बर्फानी के दर्शन कर बालटाल जाने का था। यात्रा देरी से शुरू होने के कारण अभी बालटाल जाना पॉसिबल नहीं था। पंचतरणी से आधे किलोमीटर के बाद संगम टॉप की 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई की शुरुआत हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता संगम टॉप की चढ़ाई पार कर हम नीचे पहुंचे। अभी आगे का रास्ता आसान था। आगे रास्ता वक्र आकार का हो चुका था। आगे जाने वाले यात्रियों की लाइन साफ नजर आ रही थी। करीब 5 बजे हम श्री अमरनाथ जी गुफा पर पहुंच गए। एक प्रसाद की दुकान पर बैग और मोबाइल रख दिया। उसने हमें बैग और मोबाइल की पर्ची दी। गुफा में आप मोबाइल लेकर नहीं जा सकते। हमें बाबा बर्फानी के पूर्ण रूप के दर्शन हुए। दर्शन कर हम एक टेंट में रुक गए। यहाँ कॉट वाले टेंट दिखे नहीं। यहाँ हमने टेंट में नीचे सोने के 500 रुपए किराया दिया। सुबह 70 रुपए। एक बाल्टी गर्म पानी का दिया और स्नान कर एक बार फिर से बाबा बर्फानी के दर्शन करने चले गए। आज तारीख 6 जुलाई थी। बाबा जी के दर्शन के बाद भंडारे में चाय लेने के बाद हमने लगभग सुबह 7 बजे बालटाल मार्ग से उतरना शुरू किया। गुफा से बालटाल बेस कैंप 16 किलोमीटर की दूरी पर है। गुफा पर रात में हमेशा की तरह ठंड नहीं थी। इस बार मौसम कुछ बदला बदला सा दिख रहा था। बर्फ सिर्फ पहाड़ों पर नजर आ रही थी, नीचे कहीं भी बर्फ नहीं थी। रात में बारिश भी हुई थी। बालटाल मार्ग में भी अच्छे अच्छे नजारे देखने को मिलते हैं। इस झरने के पास यात्री फोटो खिंचवाते हैं। जाम न लग जाए इसलिए आर्मी के जवान यहाँ रुकने नहीं देते। बरारी टॉप से आगे ढलान वाला रास्ता है। नीचे बालटाल से यात्री आना शुरू हो चुके थे। भीड़ बढ़ने लगी थी। घोड़े वाले, पालकी वाले, पैदल यात्री एक साथ संकरे मार्ग से चल रहे थे। जगह जगह पर जाम लग रहा था। सबसे ज्यादा दिक्कत हम जैसे नीचे जाने वाले यात्रियों को आ रही थी। पहाड़ के साइड से जगह बनाकर घोड़े वाले, पालकी वालों से बचकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दोपहर 3 बजे हम बालटाल पहुंच गए। रास्ते पर कई भंडारे लगे दिख रहे थे। सबसे पहले हम पार्किंग एरिया में गए। यहाँ से कल का जम्मू जाने का बस का टिकट निकालना था। जम्मू कश्मीर रोडवेज के टिकट खत्म हो चुके थे। मजबूरन हमें प्राइवेट बस का टिकट 650 का लेना पड़ा। एक कॉन्वॉय के साथ जाने वाले नहीं थे। रात में कॉट वाले टेंट में रुके। एक कॉट का 250 किराया दिया। सुबह 7 बजे हमारी बस चलना शुरू हुई। आज तारीख 7 जुलाई थी। बहुत सारी जगह हमें जाम लगा। रात 8:30 बजे हम जम्मू बस स्टैंड पर पहुंच गए। मुझे आज ही माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा जाना था। हमने एक बैग भगवती नगर बेस कैंप में क्लॉक रूम में रखा था। ऑटो वाले ने भगवती नगर जाने का 150 रुपए किराया लिया और भगवती नगर से रेलवे स्टेशन कटरा बस स्टैंड जाने का 100 रुपए किराया लिया। रात 12 बजे हम कटरा पहुंच गए। त्रिकुटा भवन कटरा में मैंने पहले ही कॉट बुक कर रखा था। सुबह 7 बजे हम बाणगंगा चेक पोस्ट पर पहुंच गए। आज तारीख 8 जुलाई थी। यहाँ भी हमने पुराने मार्ग से पैदल चढ़ाई की शुरुआत की। मौसम काफी गर्म था। पसीने से शरीर पूरा भीग गया था। चढ़ाई करते समय माता के ऐसे भी भक्त दिखे जो अपने पैरों से चल नहीं सकते थे। 1 बजे के करीब हम भवन पहुंच गए। माता जी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े। रोपवे की बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। मेरी वापसी की ट्रेन जम्मू से रात 11:30 बजे की थी। हमने रास्ते की बजाय सीढ़ियों से चढ़ना पसंद किया, जिससे हम जल्दी भैरव मंदिर पहुंच जाते। भैरव बाबा के दर्शन के लिए आधे घंटे का समय लगा।
तुरंत हमने नीचे कटरा की ओर उतरना शुरू किया। लगभग आधे से ज्यादा उतरने के बाद एक प्रसाद की दुकान में टीवी पर वो मनहूस खबर देखी। बादल फटने से कुछ यात्रियों की जान चली गई थी। बहुत बुरा लगा। इस तरह के हादसे अमरनाथ यात्रा पर होते रहते हैं। तकदीर में लिखा हम बदल नहीं सकते, जो होना है होकर रहता है। रात 10 बजे हम आराम से कटरा से जम्मू पहुंच गए। जय भोले बाबा की। दोस्तों, यहाँ पर अमरनाथ यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें।